ओके, चलिए सो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक का अपना एलिमेंट तैयार कर लिया था, जिसमें हमने पीछे की तरफ अपने वॉल पैनलिंग लगा ली थी। ये हमने वार्डरोब का सेगमेंट दे दिया था। इधर की तरफ एक सिटिंग लेआउट तैयार किया हुआ था और फर्नीचर्स अपने डाउनलोड कर लिए थे हमने। हमने डाउनलोड कहाँ से किए थे? 3D वेयर हाउस से। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है? ये हमारा एंट्री डोर है। डोर पे हमें अपना एक डोर क्रिएट करना होगा, या आप अटैच भी कर सकते हो। अटैच करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको साइट बताई थी, 3D वेयर हाउस। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली साइट है आपकी 3D वेयर हाउस। अगर हम बात करेंगे तो 3D मॉडल्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप चाहो तो उसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। बट मैं जनरली लाइब्रेरी को अपने एज अ डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाउनलोड करके रखना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। क्योंकि मैंने इसी तरीके से वेयर हाउस से डाउनलोड करके अपनी एक सेपरेट लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। जैसे आप देखेंगे, मेरे पास जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको बार बार डाउनलोड नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी एक लाइब्रेरी सेटअप किया हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी लाइब्रेरी सेव की करके रखी हुई है। आप बेड्स में आएंगे तो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ बेड्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कॉफ़ी टेबल पे आता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कॉफ़ी टेबल हमें देखने को मिल रही है। ऐसे यहाँ कंसोल में भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी एक पूरी लाइब्रेरी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, खैर अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? हमें डोर की एक रिक्वायरमेंट थी। हमें एंट्री के लिए डोर चाहिए था, तो हमने यहाँ पे सर्च किया डोर। ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से कोई भी डोर ले सकते हो जो आपको अपने ड्राइंग के हिसाब से सही लगता हो। ये वाला डोर अगर आप लेंगे तो ये एक्चुअल में एज अ इमेज के तौर पे आया हुआ है। इसमें ये जो एलिमेंट है ना, ये एज अ इमेज अटैच किए हुए हैं। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि ये वाला डोर आप अटैच करो। आपको कैसे पता है मुझे? मैंने डाउनलोड करके देख लिया था पहले ही। ओह ओके। ठीक है। सो जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। जैसे ये वाला डोर है, ये एक प्रॉपर डोर आपका बना हुआ है। इसमें हिंज भी है, हैंडल भी है। मटेरियल हम ओवरराइड ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है। सो आप चाहो तो ये वाला एक ग्रे डोर है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है। आप अपने डोर के साथ फर्दर और एनहांसमेंट चाहते हैं, कुछ ग्रूव्स वगैरह चाहते हैं, तो वो क्रिएट भी किए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आप देखो, यहाँ पे बीच में एक स्लॉट कट करके दिया हुआ है। ठीक है। वर्टिकल हैंडल दिया हुआ है। आप ये चाहो तो इसको ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे कॉमन एंट्रेंस के जो डोर होते हैं ना, वहाँ पे देते हैं। बेडरूम में हमारे इस तरीके के विजिबिलिटी डोर नहीं दिए जाते। ठीक है। आप चाहो तो ये वाला एक डोर ले सकते हो। ये डोर देखिए अच्छा है ये वाला। बस इसमें फ्रेम नहीं है, आपको फ्रेम अलग से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। सो आप ये वाला लोड कर सकते हो, बट मैं अभी आपको क्लास में अपना एक सेपरेट डोर बनाना का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। अब वो डोर कैसे बनाना है? डोर देखो यहाँ पे आपके अटैच होगा। सो डोर अटैच करने से पहले हमें डोर के पीछे के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। डोर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा एक डोर का फ्रेम लगता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इमेज कुछ इस तरीके से रहती है हमारे डोर फ्रेम की। ठीक है। ये चारों तरफ, तीन तरफ आपका सॉरी फ्रेम लगता है, बॉटम में नहीं लगाते हम लोग। पहले लगता था पुराने टाइम में। आपने देखा होगा जैसे पुराना कोई मंदिर होगा या कोई पुराना बहुत पुरानी हवेली वगैरह का डोर होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा नीचे कुंडी लगती थी। ठीक है। अब आजकल बॉटम वाले हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, एंड आने जाने में हमारे क्या होते हैं, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो हम बॉटम वाला नहीं देते हैं। तो हमारे तीन साइडेड फ्रेम होता है, तो वो थ्री साइड फ्रेम हम तैयार करेंगे। इसको बनाने से पहले डोर फ्रेम के आपको स्टैंडर्ड साइज़ पता होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड साइज़ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक हमारा स्टैंडर्ड शेप इस तरीके का होता है। दिख रहा है सभी को? ये सिंगल पताम यानी कि सिंगल रिबेट वाला होता है। इसमें एक सिंगल डोर लगता है, मतलब पीछे की तरफ आपका डोर लगा होगा। कई बार हमें एंट्रेंस पे इस तरीके के डोर देखने को मिलते हैं। आपके भी जो घर वगैरह में मेन एंट्री डोर होंगे, वहाँ पे आपका जो फ्रेम होगा वो इस तरीके से मोल्ड हुआ होगा।
इसमें दो तरफ ग्रूव होते हैं, ये रिबेट जो दिख रहे हैं आपको, पाताम जिसे कहते हैं हम, ये दो डबल साइड रहते हैं। डबल साइड इसलिए रहते हैं, एक आपका वेंटिलेशन डोर लगता है मेटल वाला जो कि सेफ्टी के लिए, इंटरलॉक वाला लगता है। एक आपका वुडन डोर लगता है जो कि प्राइवेसी के लिए लगता है, ठीक है। एक डोर आपका बाहर खुलता है, एक डोर आपका अंदर खुलता है। तो ये डबल पताम या डबल रिबेट डोर जो होते हैं, 2 डोर्स एक ही फ्रेम पे अगर माउंट करना होगा तो वहाँ पे हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेडरूम में तो हमारा एक ही सिंगल डोर देते हैं, तो हम जनरली इस टाइप का एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। साइज आप देख सकते हैं, 100 की लेंथ है, 50 की विड्थ है, ठीक है। फिर ये जो ग्रूव बन रहा है इसमें, इस ग्रूव का साइज क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि ये गैप 40 mm के आसपास होता है हमारा, 40 to 50 mm ये आपका रहता है, ठीक है। और ये वाला जो गैप होता है, ये गैप आपका 20 mm का रहता है स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पे उसी साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। तो साइज़ का बनाने के लिए पहले हमने क्या किया, मैंने किसी भी एक साइड मार्किंग ले ली टेप टूल से 50 mm की, और ये 100 mm का तो आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, वापस से टेप टूल पे गए, मैंने यहाँ से मार्किंग दे दी 20 mm की। अब डोर किधर की तरफ ओपन होना है, जनरली अंदर की तरफ ओपन हो रहा है होता है, तो अंदर की तरफ का हमने ग्रूव दिया 40 mm का। अब रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। इनको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और डबल राइट क्लिक करके आप इसको एक ग्रुप में तैयार कर दो। इतना क्लियर है सबको? यस। ठीक है। या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मैं अनडू कर रहा हूँ, Ctrl Z, इजी मेथड बता दे रहा हूँ मैं आपको। आप पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर टू कॉर्नर 100 by 50 का रेक्टेंगल बनाया। इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको, आप दो एलिमेंट बना सकते हो, या तो आप मेक ग्रुप करो या आप मेक कंपोनेंट करो, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं पहले आपको बना देता हूँ, उसके बाद फ़र्क बताता हूँ। मैंने इसको मेक कंपोनेंट कर दिया, मैंने कंपोनेंट को नाम दे दिया डोर फ्रेम, सॉरी, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट में और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बनाया आगे, ठीक है। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, देखिएगा, ग्रुप में, ठीक है, हो गया कन्वर्ट वो। अब मैंने आगे वाला जो एलिमेंट है हमारा, इसको मैंने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, कंपोनेंट में, कोई भी नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब मैंने इनके दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों के मल्टीपल क्रिएट कर लिए, कॉपी करके रखा, यहाँ रख दिया, एक्स करके 5 लिख दिया, दोनों के 5 एलिमेंट्स आ गए, 6 एलिमेंट आ गए हमारे, ठीक। अब मैं किसी एक ग्रुप में चेंज करना चाह रहा हूँ, सपोज ये वाले में, मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ से इसको हाइट दे दी 1 मीटर की, आ गई हाइट। जी सर। अब मैंने दूसरे वाले पे डबल क्लिक किया, इसको जाके भी हाइट दे दी 1 मीटर की, आ गई। यस। अब मैं कंपोनेंट पे गया, ये पीछे वाला हमारे कंपोनेंट थे या नहीं थे, हम्म। आगे वाले जो एलिमेंट थे वो क्या थे हमारे, ग्रुप थे। पीछे वाले कंपोनेंट थे, आगे वाले ग्रुप थे, तो मैं पीछे वाले एलिमेंट पे गया और मैंने यहाँ से इसको हाइट दे दी 1 मीटर। क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको ग्रुप में और कंपोनेंट में, बता सकते हैं? कंपोनेंट में एक साथ चेंजेस हो रहे हैं, राइट, लेकिन हाँ ग्रुप में है तो सारे अलग अलग, लेकिन चेंजेस नहीं हो रहे किसी में भी, है ना, बट कंपोनेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट में भी मैं चाहता हूँ सपोज कि 2 में चेंजेस हो, बाकी में चेंजेस ना हो, ठीक है। जिनकी माइक से आवाज़ आ रही है वो म्यूट कर लें, ठीक है, थैंक यू। अब मैं चाहता हूँ सपोज कि इन दोनों में चेंजेस हो, बाकी किसी भी कंपोनेंट में चेंज नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए ये स्पेशल फीचर है जो कि स्केचअप आपको ऑफर करता है। मैंने एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के दूसरे को सिलेक्ट किया, देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कर दिया मेक यूनिक, कर दिया मेक यूनिक हमने,
हाँ जी बताइए, क्लियर है इतना? हाँ जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको हाइट दे दी 3 मीटर की। अब आप देखिए क्या चेंजेस देखे, क्या इफेक्ट दिखा आपको दोनों का। कि अब ये दोनों इकट्ठे ग्रुप है। कंपोनेंट, ये दोनों एक सेपरेट कंपोनेंट तैयार हो गए एक्चुअली। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमने मेक यूनिक कर दिया था। हम्म। ऑटोकैड में ब्लॉक्स पढ़े थे सबने। हम्म। ब्लॉक्स में क्या फायदा होता था कि अगर एक जगह चेंज करें तो बाकी जगह अपने आप चेंज कर देता था, वो होता था, है ना। इसमें भी ब्लॉक की जगह पे ही हम क्या यूज कर रहे हैं, जस्ट कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं। बट इसमें एक और एडवांस फीचर दिया हुआ है, वो क्या है कि आप यूनिक कर सकते हो किसी कंपोनेंट को चाहो। मतलब आपको एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी कंपोनेंट को चेंज करना चाहते हो, मोल्ड करना चाहते हो, आप उसको राइट क्लिक करिए और क्या कर दिए, मेक यूनिक करिए। अब वो कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन उसका पहले वालों से जो भी अटैचमेंट था वो हट जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, एक सेपरेट कंपोनेंट तैयार हो चुका होगा ये। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंपोनेंट हैशटैग, क्या लिख के आ रहा है इसका नाम, 7, है ना। जो हमने पहले वाले बनाए थे उसका उसका कंपोनेंट का क्या नाम लिख के आ रहा था, #5। ये वाले हमने जो दो दो जो यूनिक करे, ये इनको नेमिंग क्या दी, #6। क्लियर है? हाँ जी बताएं, क्लियर है सबको इतना? हाँ जी। अच्छा, सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बॉक्स को भी कंपोनेंट तैयार करा। अच्छा, कंपोनेंट तैयार करने के साथ अब मैं एक काम और क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये 3 तरफ चाहिए, तो मुझे इसको पहले ऊपर खींचना होगा, फिर यहाँ से इधर बेंड देना होगा, फिर बेंड लेके नीचे आना होगा, ऐसे ही करना होगा हमें। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, वो काम क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन कमांड पे गया, L एंटर किया, इसके कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर को कनेक्ट किया, यहाँ से इधर आए और यहाँ से नीचे आ गए। हमने 3 लाइन बना दी। मैंने इन तीनों लाइनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया। देखिए तीनों लाइन सेलेक्ट हो गई। ध्यान से देखिएगा, तीनों लाइनों को सेलेक्ट करके हमने कर लिया कंट्रोल X। कंट्रोल X से क्या होता है हमारा, कट होते हैं। करेक्ट, कट हो गया हमारा ये। अब इसको मैं पेस्ट किस पे करूंगा, कंपोनेंट पे जाके। तो जो कंपोनेंट है हमारा, देखो ये बना रखा है हमने कंपोनेंट। कंपोनेंट को एडिट करना होगा। एडिट कैसे होगा कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक किया, एडिट कंपोनेंट का ऑप्शन ओपन हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से टॉप में देखिए एडिट टैब मिल रहा है। ठीक है, एडिट टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस पे क्लिक कर देंगे जाके। ठीक है, यस सर। अच्छा अब एक काम मैं और कर रहा हूँ, मैं व्यू पे गया, यहाँ से कंपोनेंट एडिट पे गया, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दिया, जिससे बाकी एलिमेंट दिखना बंद हो जाए, सिर्फ ये एलिमेंट दिख रहा है हमारा। अब ये एलिमेंट आइसोलेट, एक तरीके से क्या हो गया, आइसोलेट होके दिखा रहा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आराम से चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ग्रूव देना था, तो वो ग्रूव देने के लिए मैंने टेप टूल से मार्किंग ले ली, यहाँ से 20 mm, इधर से मार्किंग ले ली 40 mm, रेक्टेंगल पे जाके कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट कर दिया, इरेज टूल पे जाके इनको इरेज कर दिया। ठीक है, यस सर। अच्छा इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर देता हूँ। राउंड करने के लिए मैंने क्या किया, वापस से टेप टूल से मार्किंग ली, यहाँ से हमने मार्किंग ली 20 mm, इधर की तरफ मार्किंग ली टेप टूल से 20 mm। अब राउंड करने के लिए आर्क टूल का यूज करूंगा मैं। ए लिखा, ए लिखने के बाद सॉरी सर, ए लिखा आर्क टूल के लिए। ओके। जब आप आर्क बनाएंगे तो आर्क में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड्स आनी है। अगर मैं साइड्स की वैल्यू कम करूंगा तो ये क्या होगा, पॉलीगन शेप में टूटा हुआ हमें दिखेगा। जैसे देखिए मैंने अभी एस्केप किया, मैं सर्किल कमांड पे गया, नंबर ऑफ साइड्स मैंने सर्किल के लिए 3 दिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो सर्किल नहीं बन रहा, वो क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल हो रहा है सर, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हमने, 3। 3।
सो स्केचअप में आपको ये नंबर ऑफ साइड बतानी होती है, तो मैंने आर कमांड वापस से लिया। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइड होगी उतना ही स्मूथ आएगा और उतना ही आपका लोड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये समझ नहीं आया मुझे। क्या ये चीज़? ये ट्रायंगल कहाँ से आया? अगर आप सर्कल कमांड में गए, ठीक है, हम्म, सपोज बाय डिफॉल्ट जो सर्किल की साइड्स होती हैं वो 24 सेट हुई रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाता हूँ, अब मैं अगर इसको जूम करूंगा तो आप देखो ये एक स्ट्रेट Edge. लाइन से टूटा हुआ, एज में टूटा हुआ दिखेगा हमें, हम्म, देख पा रहे हैं? सर्कल कमांड पे कंप्लीट राउंड नहीं दिखता सर्किल स्केचअप में। हम्म, सर्किल जो होता है स्केचअप में या मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कंप्लीट राउंड नहीं आ पाता, वो इन तरीके के सेगमेंट से मिलके सर्किल बनाता है, ठीक है। अब ये सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं? 24 है। कैसे पता? क्योंकि जब हमने सी एंटर किया था तो यहाँ पे बॉटम में साइड्स आती हैं, देखिए आ रही है। अब आप इनको कम या ज्यादा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने 4 साइड दिया, ओके, ठीक है, मैंने सर्किल कमांड लिया, नंबर ऑफ साइड्स मैंने कितनी दी? 4 लिख के एंटर किया। अब मैं सर्किल कमांड से बना रहा हूँ, लेकिन ये बनता हुआ मुझे क्या लग रहा है? स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या दिया, नंबर ऑफ साइड कितनी दी? 4, इसलिए तो ऐसे अगर आप बढ़ा दोगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। हाँ राइट। सो हम यहाँ पे कॉर्नर को क्या करना चाहते हैं? स्मूथ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आर्क पे गया मैं और मैंने 24 नंबर ऑफ साइड दे दी। 24 भी बहुत रहेंगी यहाँ के लिए क्योंकि छोटा गैप है ना ये, तो 24 दे दी मैंने। अब मैंने आर्क के लिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट इधर दिया एंड पे। अब थर्ड पॉइंट जहाँ पे ये ऐसे लिख के आ जाएगा ना, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू एज, एक ब्लू कलर के हाईलाइटर से देखिए आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लियर है। और कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं? एक फर्स्ट, सेकंड और एक टेंजेंट, एक रेफरेंस। हाँ हाँ, अगर आपको इसमें इश्यू रहता है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, सर्किल कमांड में जाइए, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स मैंने आपके से 50 कर दी। अब मैंने सेंटर यहाँ दिया और इसके एज पे टच कर दिया, देखिए। अगर आपको आर्क बनाने में इश्यू है तो आप चाहो तो क्या बना सकते हो, सर्किल, जैसा अभी हमने बनाया। अब इरेज कमांड का यूज करेंगे हम। इरेज पे जाके आप इन एलिमेंट्स को, अच्छा ये पूरा इरेज कर दे रहा है, ओके। तो ऐसे में मैंने इसके एंड टू एंड मिला दिया। अब मैं इरेज कमांड पे गया और मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इनको, देखिए, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास, आपको जो इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर लिए। अगर आपको आर्क नहीं बन रहा है तो आप सर्किल बना सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल आर्क टूल का यूज कर सकते हैं। कैसे? ए लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, पहले फर्स्ट पॉइंट बताना है, सेकंड पॉइंट बताना है, फिर उसके बाद जब आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर से हाईलाइटर करके आ जाएगा टेंजेंट टू एज, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया, जिसको नहीं, जो नहीं चाहिए आपको। तो देखिए इस तरीके से तैयार हो गया हमारा ये शेप। अच्छा, अब इस शेप मैक्सिमम 24 ही होता है साइड। नहीं, आप 100, 50, 200, 1000 कितने भी ले सकते हो, लेकिन अगर शेप छोटा है तो नंबर ऑफ साइड छोटी रखनी पड़ेंगी आप। जैसे ये राउंड छोटा है ना 20 mm के, उस पे ही तो बन रहा है ये हमारा जी, तो 20 के आसपास रख दीजिए आप, ठीक है। 15 भी चल सकता है, मैंने 24 दिया वो भी चल जाएगा, ठीक है। आप 50 दोगे वो भी आ जाएगा, 5 देंगे वो भी बन जाएगा। आप कोई बहुत बड़ा नंबर डालोगे तो नहीं बनेगा वो। ओके, जैसे कि मैं वापस से टेप टूल से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से 20 का गैप लिया, इधर से मैंने 20 का गैप लिया, राइट। अब मैंने आर्क लिया और मैंने गैप दे दिया, नंबर ऑफ साइड दे दी सपोज 500, ठीक है। अब ये मैं इस एज को पकड़ूंगा तो अब देखो सेगमेंट कितने बना रहा है ये, 23, तो वो 10 सेगमेंट आ रहे हैं खाली कुल। देखिए ऑटोमेटिक होते हैं। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ट्रे के अंदर यहाँ पे टैग है, रेडियस है, सेगमेंट है। सेगमेंट कितने आ रहे हैं देखिए, 10 आ रहे हैं। हमने दिए कितने थे? 500। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप सेगमेंट को यहाँ से बाद में चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने 15 कर दिया, 15 लिख के एंटर कर दिया,
15 हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ से 25 कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे 25 लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख के आ गया, 2 large. 5 segments should be less than. 2 large for the radius. ठीक है, रेडियस या एंगल के लिए, ठीक है। Hmm. अब इसमें 23 देंगे, 23 तक चल जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसके सेगमेंट की लेंथ भी कितनी है, 23 है। 24 दे रहे हैं, 24 भी चल रहा है, ठीक है। Hmm. बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे हम, वो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। खैर, इतना क्लियर है। Hmm. अच्छा, अब हम बना क्या रहे थे, फ्रेम बना रहे थे। हमने इसका बॉटम शेप बना दिया है फ्रेम का। अब इस शेप को हमें क्या करना है, इधर फॉलो करना है पूरे पे या नहीं करना है? Yes, sir. करना है। करना है, ठीक है। तो फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे एक टूल का यूज करेंगे, उसको कहते हैं हम क्या, फॉलो मी। फॉलो मी का कंसेप्ट क्या है, पहले आप अपनी जिस पाथ पे फॉलो करवाना है उस पाथ को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ से इन तीनों को शेप को सेलेक्ट कर लिया, राइट। Hmm. अब करने के बाद आप फॉलो मी पे जाके क्लिक करिए, कर दिया। Hmm. अब जिस शेप को फॉलो करवाना है उस शेप को जाके क्लिक कर दिए। सर हाँ जी, सर हम लाइट चली गई है और ये बंद हो गया सर। हाँ जी, बताइए, ये चीज क्लियर है? हाँ जी। दोबारा बताऊं मैं? Hmm. हाँ जी बताएं, दोबारा बताना है मैंने ये। नहीं, आपने सारी साइड्स सेलेक्ट करी तीनों हाँ, और फिर आप फॉलो मी पे गए और फिर आपने वो नीचे वाली शेप शेप को को सेलेक्ट कर दिया, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे इसका एग्जांपल में बता सकते हो आप क्या बना सकते हो इनसे? और इंटीरियर में कोई चीज़ आपने देखी है जो इस तरीके से आपको लगता है कि फॉलो मी से बहुत इजीली बन जाएगी हमारी? नहीं ध्यान आ रहा है? नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। मोल्डिंग्स। देखो आप, क्या हम फॉलो मी से बना सकते हैं मोल्डिंग्स? हाँ बना सकते हैं ना, हाँ, बना सकते हैं। ठीक। ऐसे ही कॉर्निश होती है हमारी, सॉरी, मोल्डिंग्स कैसे बनाएंगे? अभी बताते हैं। कॉर्निश, ये देखिए कॉर्निश है हमारी, हाँ ये भी बन सकती है हमारी इजीली। एक रेक्टेंगल हाँ। बनाना है, इस शेप को बनाना है आउटर वाले को, और जस्ट फॉलो मी लगा देना है हमें, है ना। मोल्डिंग्स हमारी बहुत इजीली बन जाएंगी। कैसे, मैं स्केप करता हूँ, अभी बाहर आता हूँ, मैं मोल्डिंग्स बता देता हूँ। जैसे सपोज ये वॉल है मेरी, ठीक है। इस वॉल पे मुझे अपने वॉल ट्रिम्स तैयार करनी है। हम मोल्डिंग्स कह सकते हैं आप उसको, या टेक्निकल टर्म में उनको हम वॉल ट्रिम्स कहते हैं, ठीक है। सो वॉल ट्रिम्स के लिए मैंने पहले मार्किंग कर ली कि कहाँ पे क्या साइज चाहिए। तो मैंने पहले इसका मिडिल एक बाइसेक्टर काउंट कर लिया। अब मैंने यहाँ से गैपिंग दे दी इसकी, टोटल गैप इसका यहाँ से यहाँ तक 2500 है, ठीक है। मैंने यहाँ से साइड से गैप ले लिया इसका 300 का, इधर से भी गैप ले लिया 300 का। अब यहाँ से यहाँ तक गैप टोटल 2200 है, और हमने यहाँ से 750 का गैप ले लिया। देन ये इसका गैप ले लिया हमने 150 का, 150 का कम रहेगा, 250 का ले लेते हैं गैप। 1000 250, और इसको भी यहाँ से 1000 250, ठीक है। यहाँ से हम अप ले लेते हैं लगभग 300, ऊपर से डाउन ले लेते हैं लगभग 300। अब मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इतना क्लियर है?
मैं पहले एक पे ही बता देता हूँ। अब हमने एक को डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको क्या कर दिया हमने, मेक कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तैयार कर दिया। ठीक है, अब कंपोनेंट पे डबल क्लिक किया, एडिट पे गए। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा पाथ है, राइट। अच्छा, मैं डबल मोल्डिंग चाहता हूँ, तो डबल मोल्डिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप बाहर से अंदर ऑफसेट कर दो। मैंने 75 से 75 mm पे ऑफसेट कर दिया। सो ये एक्चुअल में हमारा क्या होने वाला है, पाथ होने वाला है। ठीक है, सो पाथ है तो अंदर के सरफेस नहीं चाहिए, तो मैंने अंदर के सरफेस पे क्लिक करके सरफेस को डिलीट कर दिया। ऐसे ही इसके अंदर के सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो ये हमारे सिंगल लाइन रह गई हैं। ठीक है, अब मैंने सर्किल लिया, सर्किल कमांड पे गया, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, मैंने 54 साइड्स दे दी, और मैंने यहाँ एंड पे जाके एक सर्किल बनाया, और इसको मैंने रेडियस दे दिया से सपोज 15 का। ठीक है, मैंने वापस से सर्किल लिया, सी एंटर, सी लिखा, वर्टिकल एरो दबाया, वर्टिकल एरो से पोजीशन लॉक हो जाएगी। यहाँ से मैंने वापस से सर्किल लिया, और अब मैंने सर्किल बनाया 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इन दोनों सरफेस को आप डिलीट कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, अब हमें ये जो सर्कुलर शेप है, ये पूरी इस पे तो फॉलो करना है। तो मैंने ये वाली एज को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया। जब बॉटम वाली एज को आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखिए ये रह जाएगी, तो आपको इसको ध्यान से इसको भी सेलेक्ट करना है। अब देखो पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया हमारा, राइट। सेलेक्ट हो गया, तो हम किस पे जाएंगे, फॉलो मी पे जाएंगे, और जाके सरफेस को सेलेक्ट कर देंगे। हो गए तैयार। अब आपको अगर ये रेक्टेंगल शेप चाहिए तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो, या जैसे मैंने अभी दिखाया था कॉर्निश के शेप होते हैं हमारे पास अलग अलग, आप इस तरीके के शेप को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो पीओपी मोल्डिंग्स हो गए, वॉल ट्रिम्स हो गए, या आपने गेट डोर के ऊपर फ्रेंच डोर्स देखे, उनमें भी आपके इसी तरीके के डिजाइन रहते हैं हमारे। ठीक है, तो वहां पे भी हम इसी टूल का यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं नहीं। और कहीं ये जो आपने रेफरेंस पिक्चर में गूगल पे खोला हुआ है, हाँ, वो उसमें जैसे इसमें हमारा सर्कल बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें Right. जैसे कुछ में जो अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ, वो कैसे बनता है? ये वाला हाँ, आपने इसमें सर्किल उल्टा शेप, सर्कल। आपको सर्किल, हाँ शेप वैसे ही बनाना है बस। मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसको डबल क्लिक किया, मेक कंपोनेंट कर लिया। ठीक है, सरफेस को डिलीट कर दिया हमने वाले। अब पहले मैंने टेप टूल से मार्किंग ले ली, से सपोज हम यहाँ से मार्किंग ले लेते हैं 50 mm, यहाँ से मार्किंग ले लेते हैं 30 mm, यहाँ से मार्किंग 5 mm, and again 5 mm, marking 5 mm, and again marking 5 mm, यहाँ से marking 5 mm, then marking 10 mm, ठीक है। मैंने इस तरीके का शेप बनाया पहले। अब मैंने एक आर्क लिया, नंबर ऑफ साइड्स बताई, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और थर्ड पॉइंट इधर अंदर की तरफ करके दे दिया। अभी ये प्रॉपर नहीं आ रहा, तो मैंने सर्किल कमांड से बना दिया, सर्किल की नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, इसको इरेज कर दिया, इनको इरेज कर दिया। क्लियर है? इस पे कार्ड से कनेक्ट कर दिया, इनको भी इरेज कर दिया,
इस पे भी एक आर्क से क्रिएट कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। ठीक है, बस आपको सोचना है कि किस तरीके का शेप आप फॉलो करवाना चाहते हो। वो आपने बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, बना लिया एक बार हमने। अब आपने जिस सरफेस पे फॉलो करवाना है उस सरफेस को सेलेक्ट किया। जो आप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये वाली एज अभी सेलेक्ट नहीं हुई है, ये पीछे वाली एज को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लिया हमने। अब फॉलो मी टूल पे गए और जाके सरफेस को सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखिए आगे उस तरीके की मोल्डिंग पूरी हमारी तैयार हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक्चुअल में ये चीज बनानी है तो ये किस में बनेगी हमारी? किसमें? कॉर्निश में बनती है ना सभी। कॉर्निश किस में बनेगी? हाँ, कॉर्निश मटेरियल कौन सी की होती है? ओ, मटेरियल किसमें बनेगा? हाँ, पीवीसी के डिजाइन में भी डाल सकते हो सर आप। पीवीसी में तो प्री प्रिपेयर्ड डिजाइन आते हैं हमारे। ठीक है, अब या तो आप हम तो पीओपी, मोल्डिंग कॉर्निश वगैरह बनाते हैं, सब उसमें रेडी होती हैं ये चीजें। हाँ उसमें ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड आते हैं हमारे पीवीसी के। ठीक है, ओके। या तो ये अगर डिजाइन कर, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना अलग अलग तरीके के डिजाइन फॉलो किए जाते हैं, तो या तो वो पीवीसी में तैयार कर, वो सॉरी पीवीसी में तो प्री क्रिएटेड एलिमेंट आते हैं, आप वही डिजाइन ले सकते हो जो आ रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का डिजाइन करवाना है तो वो आप पीओपी में करवाओगे या तो। हाँ जी। ठीक है, या फिर आज के टाइम पे वुड में भी आपके इस तरीके की डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं सीएनसी मशीन से कटिंग वगैरह होके, या मैनुअली भी हम रूटर से कटिंग वगैरह करके ये उसको इसके देन तैयार कर सकते हैं। डायमेंशंस वगैरह कैसे सर रीड करेंगे हम लोग? डायमेंशंस इसका हम ड्राइंग जो होती है ना, सेक्शन कट हम कैड में ही जनरेट करके देते हैं। सर उसमें काफी सारे डिजाइन्स होते हैं, उसमें ना कॉर्निश में, ये कॉर्निश बनती है। कॉर्निश इसमें है, काफी। हाँ ये कॉर्निश है हमारी। हाँ जी, तो उसमें डिजाइन्स होते हैं सो काफी, तो उसके मेजरमेंट नहीं पता होती प्रॉपर। जो इसके अंदर आर्क वगैरह के जो डिजाइन टाइप के आते हैं। हाँ जी, आर्क ले लो, डोर के ऊपर वाला ले लो, मोल्डिंग ले लो, तो कई चीजों में बनती है ना ये चीजें। देखो कौन ये सी? तो, ये वाली की बात कर रहे ऑलरेडी तो इनके तो पीओपी में होते हैं ना सर ये तो हैं? ये ऑलरेडी। पीओपी में आते हैं आपके वैसे तो। हाँ जी, बेडिंग वगैरह ये उसके, जैसे आपने अभी ये बनाया है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। ये वाली चीज तो सर रेडी होती है सीएनसी से। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपके सीएनसी मशीन से ही कटिंग करके आ जाती हैं आपकी। तो सर उसमें हमें डायमेंशन पता होगी तभी तो हम कैड में डायमेंशन हम रेडी कैड करेंगे में ना। जनरेट करके देते हैं ना, डिजाइनर ही तो जनरेट करके देंगे ना कैड के हिसाब से। अभी Yes, आपने sir. देखा होगा मैंने जब बनाया तो मैंने प्रॉपर डायमेंशन से बनाया था। ठीक है, हम इसके बाद इसका सेक्शन कट करके इसको कैड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर कैड में फर्दर डिटेल्स दे देते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है, वो हम बाद में काम देखेंगे इसका 2D ड्राइंग में जनरेट करने का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा मैंने इसको कॉपी करके राइट की तरफ खींच के लगा दिया है, इधर इधर भी इसी को कॉपी करके मैंने इधर रखा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइज इंक्रीज करना है इसका। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये कंपोनेंट बनाया था, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, मेक यूनिक किया। अब इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस सरफेस को आप स्ट्रेच करना चाहते हो उस सरफेस को आप लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करोगे। तो आप देखो मैंने इसको लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करने पे ये लेफ्ट वाला सेगमेंट जो है इसको पिक कर लिया है, हो गया पिक। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल पढ़ा था हमने, पढ़ा था। शॉर्टकट क्या थी मूव की? एम। हमने एम प्रेस किया। अब एम प्रेस करने के बाद आपने किसी एक कॉर्नर से पिक करना है इसको। ठीक है, अब आप देखिए मैं कॉर्नर से पिक कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन को लॉक किया। कौन से डायरेक्शन में मूव करना है हमें इसे? रेड एक्सेस में लॉक किया इसके डायरेक्शन को। अब कितना स्ट्रेच करना है हमें ये तो नहीं पता चल रहा, इसके लिए मैंने यहाँ से हाइड्रेक्स ऑफ द मॉडल हटा दिया। स्ट्रेच कितना करना है यहाँ तक का, आ गया सही है ये?
नीचे mm में भी देखिए दिखा रहा होगा 900 mm के आसपास आ रहा होगा ये। हाँ तो इंक्रीज हुआ सर। इसको क्लिक करके इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से एक मोल्डिंग से मल्टीपल मोल्डिंग तैयार कर लिया हमने। ठीक है। ओके सर। इस टाइप के डिजाइन कहाँ देखने को मिलते हैं हमें ज्यादा? ये वाले डिजाइन कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमें सबसे ज्यादा? इनको फ्रेंच मोल्डिंग बोलते हैं। फ्रेंच मोल्डिंग, राइट, फ्रेंच मोल्डिंग बोलते हैं इनको हम। ठीक है। ज़्यादातर आपके यूरोपियन आर्किटेक्चर में हमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं फ्रेंच मोल्डिंग का यूज़। और अगर हम स्पेस के हिसाब से बात करेंगे तो जो आपके लिविंग रूम्स वगैरह होते हैं वो कई बार हमें ज़्यादातर इसी डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे पिंटरेस्ट पे सर्च करता हूँ एक सिंपल लिविंग रूम, देखिए। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल वाले जो है ना, इनके लिए पीओपी की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप सिंपल पीवीसी की बिडिंग लाके लगा सकते हैं, या एचडीएचएमआर के वुड की स्ट्रिप लाके आप उसको अटैच करके कर सकते हो। ठीक है। ये बोर्ड के ऊपर पेस्ट कीजिए। अब ये जो डिज़ाइन है ये आपका पीओपी पे ही आएगा। ठीक है, ये आपका किसी और चीज़ पे नहीं आ सकता। ठीक है। ये डिज़ाइन है, पीओपी के हैं आपके, ये पीओपी का डिज़ाइन है ये। आपको कैसे क्लियर हो रहा है कि पीओपी में है? ये फिनिश पीओपी में ही आती है आपके, पीओपी के बिना फिनिश नहीं आएगी ये। जैसे अगर आप देखोगे ना, जो आपके जिप्सम वाले जो होते हैं या पीवीसी की बिडिंग वाले जो होते हैं, जैसे ये जो है ये बिडिंग के साथ किया जा सकता है, ये पीवीसी बिडिंग में किया जा सकता है इजीली। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, देखो आप कॉर्नर टू कॉर्नर मिल रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व्स वगैरह नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें, है ना। ओके सर। लेकिन अगर आप ये वाले चीज़ देखेंगे, जैसे इसके साइड वाले ये देखो, ये देखिए ध्यान से, ये वाले ट्रिपल ग्रूव, है ना, ये आपको पीवीसी में बहुत कम देखने को मिलता है। पीवीसी में, ये ज़्यादातर पीओपी में तैयार किए जाते हैं। ओके। ठीक है, ये आप देखो, ये भी पीओपी में ही है आपका। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, पीओपी में क्या होती है कि वो वॉल के कलर इफेक्ट से ही मैच होती हुई पूरी तैयार की जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर बाद में आप सिंपल पेंट करवा सकते हो, है ना। और इस तरीके के डिज़ाइन जो होते हैं बाद में ये पीओपी पे ही तैयार किए जाते हैं ज़्यादातर। ये देख रहे हैं ग्रूव्स वगैरह इसमें पड़े हुए हैं कुछ। सर ये ओनली वॉल के लिए है ना? हाँ, वॉल सीलिंग दोनों पे चलते हैं, ज़्यादातर वॉल पे ज़्यादा हमारी चलती है, देखने को मिलती है। ठीक। इस तरीके का लेआउट भी हम एक तैयार करेंगे, लिविंग रूम तैयार करेंगे तो वहाँ पे हम इस टाइप के डिज़ाइंस को गो थ्रू करेंगे कि इस तरीके से लिया जाए। आप देखो काफ़ी एलिगेंट लगते हैं इस तरीके का। आप देखो सिंपल सा मिनिमलिस्टिक अप्रोच है ना। एक लिविंग रूम है हमारा, बेसिक कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल पे क्या हुई हुई है, मोल्डिंग तैयार हुई हुई है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं। जैसे कि आप देखो इसमें ग्रूव भी आ गया, पैनलिंग भी आ गई, उसमें बीच में एक बड़ा पैनल डाल दिया, उसमें आपका वॉल एक फ़ोटो फ्रेम लगा दिया है ना। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें आप देखेंगे तो कॉर्नर में कुछ आपके कॉर्नर के बॉर्डर पे एक आपका डिज़ाइन एलिमेंट डाल दिया है, देखो। ठीक है, तो ये सारे पीओपी पे हमारे तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, खैर हम यहाँ पे आते हैं डोर डिज़ाइन पे। हमने डोर का फ्रेम तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपना इसके ऊपर डोर अटैच करना है। तो डोर अटैच करने के लिए रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, इस फ्रेम के ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक इसको सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल एंड टू इसके टिप से टिप तक। ठीक है, ये वाला कॉर्नर दिख रहा है आपको फ्रेम का, इस कॉर्नर से लिया और नीचे बॉटम में
जो इसका ये वाला कॉर्नर मिल रहा है वहाँ तक अटैच कर लिया। क्लियर है? इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसको भी आप चाहो तो एक कंपोनेंट बना लो। इसको नाम दिया मैंने डोर पैनल। ठीक है, ये हमारा डोर पैनल हो गया। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया क्योंकि इसको थिकनेस देनी है। मैंने पुश किया इसको आगे की तरफ 25 mm, 25 mm का बोर्ड थिकनेस हम ले रहे हैं। अब मैंने इसको वापस से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमने ग्रूव जो दिया था ये 40 mm का था, आपको याद है? मैंने इसकी थिकनेस दी है 25 mm, मैंने इसको 12 mm अंदर पुश कर दिया। किसको? जो डोर का फ्रेम बनाया था वो बिल्कुल एंड तक, एंड से अटैच करके बनाया था ना हमने। हमने 25 की थिकनेस दी थी, है ना? देखिए मैं इसको अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, हाइड किया। देखो ये जो ग्रूव हमने दिया था ये कितने mm का दिया था, याद है आपको? 40 का था, है ना? जो डोर हमने बनाया इसको थिकनेस कितनी दी हमने? 25 की दी, है ना? और बनाया कहाँ था? बिल्कुल बैक पे बनाया था इसको, यहाँ। तो अभी ये गैप जो है, ये गैप कितने का होगा? इसका लगभग 15 mm का गैप होना चाहिए। 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 12 mm आगे पुश कर दिया। ये बीच में रहता है? हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल एंड टू एंड अटैच होके आ रहा है, राइट? डोर जो होता है कभी भी बिल्कुल एंड टू एंड अटैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो नीचे से एक हल्की सी क्लियरेंस रहती है उसके बीच, वरना वो डोर जो होगा फ्लोर पे घिस के आएगा। ठीक है। दूसरा, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, तो अगर बिल्कुल एंड टू एंड अटैच हो रहा है तो यानी कि वो ओपन होने में और खुलने में जो आपका फ्रेम है उससे घिसेगा। तो इसमें हम लोग एक हेयर लाइन गैप देते हैं। वो हेयर लाइन गैपिंग हमारी होती है 3 mm की। 3 mm से 5 mm के बीच में हेयर लाइन गैप रहता है हमारा। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या करना होगा, एक हेयर लाइन गैप देना होगा, यानी कि डोर को 3 mm चारों तरफ से रिड्यूस करना है। गॉट इट? तो अब ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डोर फ्रेम पे डबल क्लिक किया, डोर के पैनल पे डबल क्लिक किया, यहाँ से कंपोनेंट एडिट पे जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर लिया, ऑफसेट कमांड पे गए। ऑफसेट की शॉर्टकट क्या थी? F लिखा, आउटर बाउंड्री से अंदर की तरफ आ गए हम 3 mm, 3 लिख के एंटर कर दिया हमने। ऑब्वियसली 3 mm बहुत माइनर से गैप होगा, अब देखोगे तो हल्का से गैपिंग आ रही है। और अब इसको पुश करके आप पीछे निकाल दिए अप टू सरफेस। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें आपको एक हेयर लाइन गैपिंग मिल रही है। अब ये आपके डोर की हेयर लाइन गैपिंग हो गई। ओके, अब डोर में हमारा क्या रह गया, हैंडल देना। ठीक है, बॉटम से भी तो सर गैप रहेगा ज्यादा। बॉटम से, हाँ सॉरी ध्यान देना मुझे, बॉटम से गैप हमारा लगभग मिनिमम 5 mm का रहता है, तो हम 2 mm और ऊपर ले लेते हैं। और ये जो फ्रेम पे हिंज कहाँ से होता है वो भी लगाना? राइट साइड में हिंज होगा, अगर आप चाहो तो वो भी अटैच कर सकते हो। अब ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, जैसे हैंडल है तो आप यहाँ से हैंडल सर्च कर लो। ठीक है, अच्छा उससे पहले अभी डोर जो है वो हमारा बिल्कुल प्लेन डोर है, इसके आगे का सरफेस हट चुका है, तो मैं वापस से इसके ऊपर लाइन अटैच कर देता हूँ, सरफेस आ जाएगा। अभी देखो, अभी हमारा एक बिल्कुल प्लेन डोर आ रहा है। मैं डोर पे कोई ग्रूव का डिज़ाइन देना चाहता हूँ, तो पहले आप डिज़ाइन माइंड में रखिएगा आप किस तरीके से देना चाह रहे हो। जैसे आप देखिए, एक ये वाला डोर है हमारा, इसमें एक पतला सा ग्रूव आ रहा है, इधर की तरफ एक ग्रूव आ रहा है, नीचे की तरफ ये आ रहा है। आप चाहो तो ये वाले डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में आपके वर्टिकल ग्रूव्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे है, बीच में बॉटम में इस तरीके से ग्रूविंग दी हुई है। ठीक है, तो जिस तरीके का आपको डोर देना हो, आप प्लेन भी बना सकते हो, प्लेन डोर भी चलते हैं हमारे, या इस तरीके से एक हैंडल के बाद 3 ग्रूव्स की लाइन दे दी हमने, सिंपल सी प्लेन डोर, ऐसा भी चला रख सकते हैं।
अब ये काम एज ए इंटीरियर डिजाइनर आपका रहता है कि आपको सेलेक्ट करके देना है। जैसे कि प्लेन डोर हमारा, अब उस पर क्या लग रहा है, जैसे हम लोग ये ग्रूव्स आपको पता है क्यों दिए जाते हैं? डिजाइन के लिए। अब देखो डोर तो हम पूरा भी रख सकते थे ना, ये वाले डोर और ये वाले डोर में फर्क है। ये डोर आप देख रहे हो लॉन्ग हाइटेड डोर है बहुत हमारा, फुल हाइटेड डोर है, ठीक है। डोर हमारा किससे बनता है? वुड। वुड के बोर्ड आते हैं हमारे एक्चुअल में, राइट। बोर्ड जो होते हैं उनकी हाइट जो होती है स्टैंडर्ड आती है हमारी। कितनी आती है हाइट? 8x4 का था। 8x4 का स्टैंडर्ड साइज है, 8x4 फीट, यानी कि 1200 mm विड्थ और 2400 mm की हाइट, ठीक है। 24 ठीक है, 2400 mm की हाइट स्टैंडर्ड जो पैनल आता है ना हमारा, वही साइज का आता है। लेकिन जब हम डोर अटैच करते, डोर के ऊपर आप देखोगे ये क्या लगी हुई है, ये क्या चीज है? माइका लगा हुआ था। माइका है। और क्या हो सकता है? लेमिनेट, लेमिनेट, और क्या हो सकता है? फैब्रिक भी हो सकता है। फैब्रिक भी हो सकता है, ये फैब्रिक तो नहीं है। फैब्रिक नहीं है ये। विनियर हो सकता है। हाँ, विनियर भी लगाते हैं सर। विनियर सुना है, विनियर क्या होता है? यस सर, विनियर की शीट आती है। शीट आती है, ठीक है। अच्छा ये वाले जो डोर हैं इनमें क्या लगा हुआ है? ये पीओ रखे हैं सर। हाँ, इन पे पेंट हुआ हुआ है, पॉलिश या पेंट होता है, हाँ ठीक है। पॉलिश पेंट में आप ग्रूव नहीं भी दोगे तो कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन विनियर किस चीज का बनता है? वो वुड का। एक्चुअल लैमिनेट जो होता है वो आपका क्या होता है, उसके अंदर टेक्सचर हम एज अ इमेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट विनियर जो होता है वो एक्चुअल में वुड का ही पतला एक सेगमेंट रहता है थिकनेस का, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप बाद में पॉलिश कर सकते हैं। जैसे लैमिनेट है, लैमिनेट में क्या होगा, आपने एक बार लगाया, दो साल तक आपके लैमिनेट में क्या होगा, इन्वायरमेंट में डस्ट भी होगी, सनलाइट भी पड़ रही है, पानी भी पड़ रहा है, तो वो लैमिनेट क्या होगा इन टाइम डल हो जाएगा। लेकिन अब जैसे आपकी प्योर वुड होती है, वुड में क्या होता है कि जब आपकी वुड खराब हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर दोबारा से पॉलिश कर सकते हो। जब दोबारा से पॉलिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस से नई ग्लॉस के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम डोर्स में भी जनरली क्या करते हैं, हाई एंड क्लाइंट्स में हम डोर के ऊपर विनियर चिपका देते हैं, ठीक है। ठीक है, विनियर क्या होता है, एक्चुअल में वुड टाइप का एलिमेंट होता है। अब लैमिनेटेड डोर भी और विनियर के डोर भी दूर से देखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन डिफरेंस किस चीज का होगा, जब आप पास जाके इसको देखोगे ना तो इसमें आपको टेक्सचर्स और उनके ग्रेन्स भी देखने को मिलेंगे, जो एक्चुअल वुड के अंदर देखने को मिलते हैं। जब आप वुड देखते हो तो वुड के अंदर क्या होता है, उनके ग्रेन्स हमें देखने को मिलते नहीं मिलते हैं, टेक्सचर देखने को मिलता है, और वो उसमें क्या होता है कहीं से अप होगा कहीं डाउन होगा, वो ग्रूव भी देखने को मिलते हैं हमें एक्चुअल वुड के अंदर, है ना। लेकिन लैमिनेट जो होता है वो तो क्या होता है, हमारा एक फ्लैट सरफेस होता है बिल्कुल। आजकल 3D लैमिनेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है पैटर्न क्रिएट किया जाता है, बट वुड का क्या होता है एक नेचुरल पैटर्न निकल के आता है हमारा, ठीक है। सो हाई एंड क्लाइंट में हम जनरली डोर के ऊपर विनियर लगाते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है विनियर लगाएंगे तो डोर की थिकनेसेस हमारी एड ऑन हो ही जाएंगी। अच्छा, अब जैसे ये लैमिनेट ये विनियर लगा हुआ है, अब विनियर जो होता है वो हमारे पास मान लो 8x4 का हमने एक शीट ली। अब शीट जब हम कहीं यूज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं, अब ये डोर जरूरी नहीं है 1200 mm का हो सकता है ये 1000 mm का हो सकता है ये 850 mm का हो, वॉशरूम के डोर छोटे भी होते हैं हमारे, है ना। सो हम मटेरियल को रीयूज नहीं कर सकते, पूरी एक शीट हमारी आएगी एक डोर पे लग जाएगी। अगर आपने ग्रूव्स वगैरह नहीं दिए तो आपकी साइड की जो कटिंग है आप उनको वापस यूज कर पाओगे क्या? नहीं यूज कर सकते, वो वेस्टेज के तौर पे चली जाएंगी हमारे, ठीक है। हम फ्रेमिंग वगैरह में जरूर ले सकते हैं बट अदरवाइज वो वेस्ट ही जाएंगी। तो हम लोग ये ग्रूव्स वगैरह जो देते हैं ये इसलिए देते हैं ताकि एक विनियर चिपका रहे हैं दूसरी विनियर चिपका रहे हैं, दोनों के विनियर के टेक्सचर कभी नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली, वो हल्के से अप डाउन होंगे। तो ग्रूव देने से क्या होता है, हमारा जो गैप है, जो हमारा फ्लॉ होता है वो हमारे डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ग्रूव्स वगैरह दे देते हैं, और कई बार आपने देखा होगा इस तरीके की मेटल की स्ट्रिप भी दे देते हैं,
तो वो सिर्फ किस लिए देते हैं, ताकि हम मटेरियल के रीयूज कर सकें, कटिंग्स वगैरह को यूज करके लगा सकें। दूसरा क्या है कि हमें दो मटेरियल को आपस में मर्ज करके लगाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जॉइंट्स होंगे वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए हम लोग अपने डोर्स के अंदर क्या कर देते हैं, ग्रूव डाल देते हैं, जिससे क्या हो सके कि वो जॉइंट्स की कमी को हम अपने डिज़ाइन के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ओके। सो ये चीज़ है, इसीलिए ग्रूव्स वगैरह ज़्यादातर दिए जाते हैं। और ग्रूव्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो बोर्ड की थिकनेस के हिसाब से ही दिए जाते हैं। अब जैसे इसमें कोई ग्रूव नहीं है क्योंकि पतले डोर है हमारे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पूरी एक शीट लग गई है इसमें हमारी। अब इसके जो बाकी के सेगमेंट्स होंगे वो हम कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इनके डोर्स के कवर फ्रेम वगैरह को कवर करने में तो हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे हम इनको। लेकिन इसी की जगह अगर हमने इस तरीके के ग्रूव दे दिए होते तो क्या फ़ायदा होता, हमारा ग्रूव में हमने पतली स्ट्रिप जो हमारी बचेंगी हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको डिसाइड करना है आपको डोर किस तरीके से चाहिए। जैसे मैं अपने डोर में ग्रूव दे देता हूँ हैंडल के बाद। तो मैंने यहाँ से ये वाली एज को सिलेक्ट किया। अच्छा, हैंडल तो हमारा इधर लगेगा ना, हमने ये वाली एज को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करके इधर रखा। मैंने डिस्टेंस ले लिया इसका लगभग 200 mm का, सॉरी ज़्यादा हो गया। और यहाँ से हमने 5 mm का ग्रूव दे दिया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया वापस से, 5 mm 15 mm पे पेस्ट किया, x लिख के 3 लिख दिया। ठीक है, हमने 4 ग्रूव दे दिए यहाँ पे। अब ग्रूव दिए हैं तो ग्रूव को हम यहाँ से अभी कोई भी रैंडम मटेरियल आप दे दो। मैंने ग्रूव को दिखाने के लिए एक डार्कर कलर मटेरियल ले लिया है। ठीक है, और मैंने इन ग्रूव्स पे ये वाला मटेरियल पिक करके असाइन किया। अब ग्रूव है तो उनकी डेप्थ भी आएगी, तो मैंने इनको अंदर डेप्थ दे दी है 5 mm की। सो अब ये हमारे किस तरीके का शेप ले रहे हैं, अगर आप ऊपर से देख रहे हो ये कैसा शेप है हमारा, ऊपर टॉप से देखने में कैसा शेप दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। अल्फाबेटिकली कौन सा शेप दिख रहा है ये आपको, सी है ना। तो इसको हम कहेंगे सी ग्रूव 5x5 का, 5 की विड्थ और डेप्थ भी 5 की है। ठीक है। अच्छा, तो हमने डोर पे अपने ये ग्रूव दे दिए। अब हैंडल रह गया था। हैंडल के लिए मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, वेयरहाउस में जाएंगे, यहाँ से आप अपना हैंडल डाउनलोड कर लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये वाला आप देखिए, इसके अंदर काफ़ी ढेर सारे हैंडल्स के टाइप हमें देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हम यही रेक्टेंगल वाले हैंडल लेंगे। हमने हैंडल को डाउनलोड कर लिया। अब मैं हैंडल वाली फाइल अलग से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही स्केचअप में 2 अलग-अलग फाइल नहीं ओपन की जा सकती। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड में गया, फाइल को ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास डोर्स के हैंडल पहले से प्री क्रिएटेड है। अब जो सा आपको अच्छा लग रहा है इनमें से, आप चाहते हो अपने में कौन सा हैंडल देना है, आप वाला पिकअप कर लो यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसी के साथ चलता हूँ, ये वाला मुझे सही लग रहा है। और आप चाहो तो सिंपल ये ब्लैक भी ले सकते हो, ये भी आपका काफ़ी अच्छा हैंडल रहता है यूज़ करने के लिए। मैं कई अपने मॉडल्स में इनको यूज़ कर चुका हूँ। बाकी ये वाले जो हैंडल्स हैं ये आपके एंट्रेंस डोर जो होते हैं हमारे, हम जनरली उनमें देते हैं ये वाले हैंडल्स। ठीक है, लॉन्ग हैंडल्स है ना, ये आपके एंट्रेंस डोर में ही चलेंगे, और ये भी आपके एंट्रेंस डोर वाले हैंडल है। ठीक है, सो मैंने ये वाला हैंडल ले लिया, पिक कर लिया, इसको मैंने कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद
अब मैंने अपने ये वाले एलिमेंट को ओपन किया। एलिमेंट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट पे जाते हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अब आप देख सकते हो ओरिएंटेशन तो प्रॉपर नहीं आ रही है इसकी, है ना। सो ओरिएंटेशन को प्रॉपर करने के लिए हम रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे। पहले रोटेट के लिए Q प्रेस किया हमने। आप चाहो तो रोटेशन के लिए यहाँ से टैप को यूज़ कर सकते हो, रोटेशन टैप को। अब मैंने टॉप एरो की दबाई, वर्टिकल एरो अपवर्ड वाली, तो ताकि जिससे रोटेशन का एंगल लॉक हो सके। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, और इसको प्रेस करने के बाद 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मैंने इसको मूव किया, एम प्रेस किया, कॉर्नर से ग्रीन एक्सेस में डायरेक्शन को लॉक किया, और यहाँ से मैंने इसको 100 पुश कर दिया। ठीक है, पुश करने के बाद इसको मैंने बैक में पुश कर दिया, रेड एक्सेस पे लॉक किया, सरफेस पे डाल दिया। अभी ये अपोजिट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अपोजिट करने के लिए इसको आप चाहो तो फ्लिप टूल का यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास स्केचअप प्रो 2023 है, तो इसमें लार्ज टूल सेट के अंदर फ्लिप टूल हमें मिल जाता है। अगर आपके पास स्केचअप का कोई ओल्डर वर्जन है तो ये फ्लिप टूल यहाँ नहीं मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे फ्लिपिंग टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जिनके पास ओल्डर वर्जन हो वो यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। जिनके पास न्यू वर्जन है वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें दिख रहा है ग्रीन एक्सेस के अबाउट हमें यहाँ से फ्लिप कर देना है। ठीक है, हमने ग्रीन एक्सेस के अबाउट फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप करने के बाद हम इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद बॉटम से हमने पिक किया। पिक करने के बाद मैंने इसको हाइट दे दी 1 मीटर की, यानी कि 1000 mm। तो अब देखिए हैंडल अटैच हो गया हमारा। 1000 से 1200 mm की आपकी हाइट होती है। मैं इसको 200 mm और अप ले लेता हूँ। 200 mm और अप कर दिया हमने। सो इस तरीके से हमने अपना एक डोर का हैंडल डिजाइन कर दिया, और पूरा डोर तैयार कर लिया, सॉरी। अब क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है, तो अब आप क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक करेंगे, और इन सबको मिला के हमने एक ग्रुप तैयार कर दिया। ठीक है, बताइए क्लियर है इतना? अच्छा, मैंने इसमें एक काम और किया, मैंने डबल क्लिक किया। ये हैंडल अंदर भी आना चाहिए हमारा, है ना, और ये जो ग्रूव है ये ग्रूव अंदर भी होना चाहिए था हमारा। तो ग्रूव को अंदर भी करना है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ। इसकी टोटल थिकनेस कितनी थी याद है आपको? 25 mm थी। मैंने इसको पुश कर दिया अंदर 12.5 mm। अब ये हाफ हो गया हमारा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी करके पीछे रख दिया, गैप में लेके रख दिया। अच्छा, इसको कॉपी करने से पहले आप एक काम और कर सकते हो, हैंडल को भी कॉपी कर लो। तो मैं अनडू करता हूँ। मैं इसको और इसके हैंडल को, दोनों को मैंने कॉपी करा और उठा के पीछे रख दिया, रेड एक्सेस को लॉक करके। ठीक है, हो गए। इसको हमने क्या करा, फ्लिप टूल पे गए, यहाँ से फ्लिप कर दिया हमने, हो गया। अब मूव कमांड पे गए, इसके पीछे वाले कॉर्नर पॉइंट से हमने पिक किया, रेड एक्सेस को लॉक किया, और इस सरफेस पे अटैच कर दिया। ठीक है, बताइए क्लियर है? सो इस तरीके से हमने अपना एक डोर का डिजाइन तैयार करा। बताइए, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? बन जाएगा ये? अब यहाँ से वापस से हम स्क्रीन 1 पे आएंगे, तो हमें वापस से अपना स्क्रीन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है।